Hello, good morning students. Welcome back to the medical education. Today I am here presenting your F1 teacher and today we will gonna test about a F1 MCQ test जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि MCQ में कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं और स्टूडेंट इसमें मैंने क्या किया F1 और F1 दोनों का हमारा कंक्लूडेड है जिसमें कि मैंने कुछ चैप्टर्स जो प्रमुख तौर से जो हमारे चैप्टर्स हैं मैंने उन दोनों से क्वेश्चन को क्या किया है शॉर्ट लिस्ट आउट किया है और उन दोनों को कंक्लूड करके मैंने 60 क्वेश्चंस क्या क्या प्रिपेयर किया जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि किस किस बेसिस पे हमारा क्वेश्चंस रहता है और आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं जो कि हम लोग क्यों करने वाले हैं हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 14 जुलाई को जिसमें हम लोग देखेंगे F1 का MCQ क्वेश्चन टू मेक योर प्रैक्टिस मोर बेटर ताकि आप एक ऐसा मॉक टेस्ट वगैरह इस तौर से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स ठीक है। तो नाउ लेट्स एक्सेलरेट टुवर्ड्स द क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी। इसमें ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि मेजॉरिटी ऑफ जो अडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके बॉडी में कितने फ्लूइड होते हैं ठीक है। तो इसमें क्या आंसर है 80, 60, 40 और 90। तो जैसा कि हम लोगों ने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चैप्टर में पढ़ा था उसमें हम लोग का आंसर क्या था 60 था। तो इसके आंसर में हम लोग क्या टिक आउट करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग 60 टिक आउट करेंगे ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी जो कि 60 है आंसर ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे और बस और हमेशा एग्जाम में कभी भी इस तरह से ऐसे नहीं लिखना है जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 इज बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स के कॉपी चेकआउट किए थे इंटरनल एग्जाम वाले उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत परफॉर्म किया था। आपको हमेशा इस तरह से ऐसे बी लिखना है और अगर आपको मन करे तो फिर देन आफ्टर ऐड कर दो आंसर को इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। बट जनरली स्टूडेंट्स 1 का एरो दे करके बी अगर सी है तो सी लिखेंगे डी है तो डी लिखेंगे इस तरह से डिनोट आउट करते हैं ना कि आंसर सिर्फ लिख देते हैं या फिर एक ही ऑप्शन लिखते हैं या फिर जैसे 4 तरह का क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगी कि ऑल ऑफ द एबव वाले आंसर्स को कैसे अटेंड करते हैं हम लोग ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या आता है सिवाय तो इसका ऑप्शन है ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ साइनोवियल फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड प्लूरल फ्लूइड फिर तीसरा है फ्लूइड विद इन द सेल्स और चौथा है सीएसएफ। तो देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये सब क्या है हमारे फ्लूइड है बट जो ऑप्शन सी है उसमें क्या बोला गया फ्लूइड विद इन द सेल्स मतलब कि सेल्स के साथ तो वो कैसे हो जाएगा वो हमारा इंटर हो जाएगा मतलब सेल्स के अंदर जो होगा वो इंटर हो जाएगा। तो ये हमारा सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। तो हम लोग सी ऑप्शन पे टिक करेंगे क्या है वो हमारा फ्लूइड विद इन द सेल्स ये हमारा आंसर हो जाएगा जिसमें हम लोग लिखेंगे आंसर 2 का सी। इस तरह से हम लोग को डिनोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स in a healthy 70 kg adult male the intracellular fluid means ICF क्या पूछ रहा है उसमें स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा सेलुलर बोल रहा था और इसमें क्या बोल रहा है इंट्रासेलुलर मतलब कि ICF वॉल्यूम इन लीटर इज तो कितना होगा वॉल्यूम हमारा लीटर में वो हमारा हो जाएगा 28। ये आप लोगों को पढ़ाने के टाइम मैंने बताया था हमारा ICF का जो वॉल्यूम होता है वो 28 होता है ये आपको याद करना होगा ठीक है। सो नाउ लेट्स एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है इन अ हेल्दी मैन who weighs 70 kg the total body water is approximately ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी जिसका 70 किलो वेट है तो उसका नॉर्मल बॉडी का टोटल बॉडी वाटर फ्लूइड क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया हमेशा स्टूडेंट्स 42 kg मैंने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चैप्टर में आप लोगों को बताया कि 70 kg का जो एवरेज ह्यूमन बॉडी वेट होता है उसका हमेशा 42 हमारा क्या होता है टोटल बॉडी फ्लूइड ये होता है हमारा। मैंने आपको ये चीज मेंशन किया था जब आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मैं पढ़ा रही थी उसमें क्वेश्चन मेंशन हुआ था ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे which among following type of people have highest concentration of water in their body। ये बोला गया स्टूडेंट्स कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें की ज्यादा हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बॉडी फ्लूइड पाया जाता है। तो एक है फैट मैन एक है लीन मैन
एक है फैट मैन, एक है लीन मैन, एक है फैट वुमन, एक लीन वुमन। तो स्टूडेंट्स हमेशा जाहिर सी बात है फिजिकल स्ट्रेंथ और मेटाबॉलिज्म के तौर पे देखा जाए तो मेल्स में ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एमसीक्यू सॉल्व आउट करने नहीं आ रहा है तो हमेशा पहले दो ऑप्शन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो वुमेन और वुमेन तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि वुमेन के से ज्यादा मेन का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये दोनों ऑप्शन नहीं है। तो किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आप लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट करो उसको, ठीक है। जैसे कि 4 ऑप्शंस है तो आप पहले 2 को डिटेक्ट करके उसको आउट कर लो, फिर आप 2 में गेस करो कि क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है फैट मैन है उसका तो हो नहीं सकता है, इसलिए हमेशा लीन मैन मतलब कि जो पतले लोग होते हैं उनमें वाटर ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमेशा सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा लीन मैन, जो लोग पतले होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट कितना परसेंट। इसमें पूछा है कि जो मतलब हम लोग इंस्पिरेट करते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन को इंस्पिरेट करते हैं या फिर जो हवा इंस्पिरेट करते हैं ब्रीदिंग के टाइम, ब्रीदिंग के थ्रू, तो उसमें कितना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है हम लोग इंस्पिरेट करते हैं, मतलब कि हम लोग इनटेक मतलब एक तरह से लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो वो हमारा क्या होगा सुन, हम लोगों ने पढ़ा था कि 21% ऑक्सीजन होता है, 78% क्या होता है हमारा नाइट्रोजन होता है और समथिंग 0.02% हमारा CO2 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा हमारा 21%। हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जब भी हम लोग का इनहेल होता है तो क्या होता है 21। तो 6 का ऑप्शन क्या होगा हमारा डी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर। वो इनहेल्ड कर रहे थे, वो इंस्पिरेशन हो रहा था, इसमें एक्सपीरेशन हो रहा है। तो एक्सपीरेशन में कितना हम लोग मतलब कि ऑक्सीजन कितना हम लोग छोड़ते हैं सांस लेने के टाइम। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, 16%, 10%, 0% और एक 12% दे रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट हमारा, इसका आंसर होगा हमारा 16%। इसका क्या होगा आंसर 17 का ए। हमेशा 16% ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग 16% आंसर 16% ऑफ ऑक्सीजन हमेशा एक्सपीरिएट करते हैं और 21% जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इंस्पिरेट करते हैं, मतलब कि लेते हैं और छोड़ते हैं कितना, छोड़ने वाले में 16% होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग आंसर को हमेशा नोट करेंगे, इस तरह से लिख करके इस तरह से आपको मेंशन करना है। कभी भी आंसर्स को आपको ऑप्शन भी नहीं और आंसर भी एक साथ उस तरह से बहुत ज्यादा मेसी नहीं करना होता है, ठीक है। नाउ कम टू द डिफरेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड इन विच क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन provides what percentage of ऑक्सीजन। मतलब कि जब हम लोग माउथ टू माउथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन जो होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड कर पाते हैं, दे पाते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंस्पिरेट में क्या हो रहा था हमारा, इंस्पिरेट में 21% दे रहे थे, मतलब कि वो इनहेल कर रहा था, और एक्सहेल में 16%। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, माउथ टू माउथ प्रॉपर इंस्पिरेशन नहीं हो पाता है, इसी वजह से उसमें हमेशा जितना हम लोग एक्सपिरेट करते हैं उतना ही हमारा माउथ टू माउथ में इनहेल होता है। ये माउथ टू माउथ इनहेल है, नेचुरल इनहेल नहीं है। तो माउथ टू माउथ इनहेल में हमेशा क्या होगा आंसर 16%, मतलब कि 8 का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा बी 16%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। पल्स ऑक्सीमेट्री का क्या यूज होता है, ठीक है। तो इससे पूछा गया ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और डी है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा डी ऑल ऑफ द एबव।
ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जो कि आप लोग इजीली बना सकते हैं। इसमें तो कुछ पढ़ने वाली समझने वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर में हमारा SpO2 बताता है, हार्ट रेट भी बताता है, और इसमें तो तीनों ही हमारा ऑक्सीजन रेट को डिनोट कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज टेलिंग pulse oximetry. Again this is the question comes from our pulse oximetry which is asking pulse oximetry को किस किस जगह पे यूज किया जाता है। pulse oximetry का क्या यूज है? काउंट द रेस्पिरेशन रेट, ये तो पहले ही गलत हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमेशा क्या करता है pulse oximetry? पल्स को क्या करता है? मेजर करता है। डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेक इनटू द लंग, ये भी गलत होगा। मेजर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत होगा। इसको क्या होगा? डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इनटू ब्लड, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 10 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये डिटरमाइन करता है कि हमारे ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड हो रहा है। जैसे कि एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसी को पल्स ऑक्सीमीटर क्या करता है? काउंट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। दिस इज द अगेन पल्स ऑक्सीमेट्री यूज टू मेजर। पल्स ऑक्सीमेट्री को किस लिए यूज करते हैं? तो इसमें क्या? ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड, पल्स रेट, बोथ ए एंड बी। तो इसका स्टूडेंट्स क्या होगा? आंसर सी होगा, जिसमें पल्स रेट भी बताता है और हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बताता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे 11 का सी। कभी भी हम लोग को इस तरह से ए एंड सी नहीं लिख रहा है। अगर सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ऊपर के अबव 2 ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं, तो हमेशा हम लोग सी को डिनोट करते हैं एंड सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now it is the question comes from your modern nursing. Modern nursing वाले क्वेश्चन से आया, who is known as lady with lamp? This is the very easiest question ever students. You know फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो क्या होती है? हम लेडी विथ लैम्प होती है, ये फर्स्ट क्या होती है? नर्स होती है हमारी पूरे वर्ल्ड की। बर्थ डेट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बर्थ डेट पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। क्या होगा बर्थ डेट? हम लोग कब बनाते हैं नर्सेस डे? जाहिर सी बात है 12th मई, 12th मई 1820। हमेशा याद रखिएगा 12th मई 1820 होगा इसका आंसर। ठीक है, again this is the same question. Birthday of lady with lamp is celebrated as international nurses day. हम लोग इंटरनेशनल नर्सेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? मैंने बताया था 12th में, हमेशा मई में सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स? 12th मई। तो इसके आंसर में लिखेंगे 14 का आंसर कितना हो जाएगा? डी। तो दिस इज हाउ यू राइट योर आंसर इन दिस वे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 अब देखते हैं। नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट, बोला गया कि कब होता है, क्यों होता है? तो हम लोग किस चीज के लिए हम लोग मतलब कि नर्सेस डे मनाते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थ। जाहिर सी बात है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उस दिन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपाधि पे हम लोग इसको मनाते हैं। तो क्या होगा? एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थ, जिसका 15 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। डैश इज एक्नॉलेज्ड टू बी फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट। कौन है जो हमारा फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी दिया था? तो जो कि अगेन हमारी, क्योंकि हमारी जो सबसे फर्स्ट नर्स थी वो कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। तो अगेन दिस आंसर इज गोना टू बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड? दिस इज द सेम क्वेश्चन। ये भी हमारा क्या? मैं इसलिए सारे क्वेश्चन को एक जगह रखी स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग पता कर पाओ, जान पाओ कि हाँ इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए मैंने कैटेगराइज किया है कि हाँ इतने क्वेश्चंस को एक बार में और इतने क्वेश्चंस को एक बार में। तो इस तरह से आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नर्सिंग एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, नर्सिंग एजुकेशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? अगेन दिस इज द आंसर, दिस इज गोना टू बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या होगा इसका आंसर? फ्लोरेंस। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। हमारा 18 का भी आंसर फिर से क्या है? डी।
ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमारा कुछ 4-5 क्वेश्चन है जो कि किस से पूछा गया है, हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया है। यहाँ के 4-5 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को केयरफुली देखना है ताकि आप लोग एग्जाम्स में मिस्टेक ना करो। तो इसे पूछा गया इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर गिवन इन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लोग कहाँ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ग्लूटियस मीडियस। क्या होगा आंसर इसका 19 का सी, सॉरी 19 का बी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा। ग्लूटियस मीडियस में हमेशा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है Which of the following is the preferred site for injection in infants and children? बच्चों और इन्फेंट्स में किस साइट पे हम लोग इंजेक्शन को ज्यादातर प्रीफर करते हैं? पहला है डेल्टॉइड, दूसरा है रेक्टस फेमोरिस, तीसरा है वास्टस लेटरालिस, चौथा है वेंट्रोग्लूटियल। तो हमेशा स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर इसका वेस्टस लेटरालिस। इट मींस 20 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। वेस्टस लेटरालिस एक ऐसा साइट है जिसमें कि ज्यादातर तौर पे, आम तौर पे हम लोग बच्चों को और इन्फेंट्स को इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स विटामिन के इंजेक्शन। बच्चों में विटामिन के इंजेक्शन देते हैं ना स्टूडेंट कोगुलेंट के लिए। विटामिन के इंजेक्शन इन न्यूबॉर्न इज गिवन एट विच साइट, किस साइट पे हम लोग विटामिन के इंजेक्शन देते हैं? हमेशा याद रखिएगा थाई में, और थाई के मिड थाई में, जैसे कि जो अपर जो हमारा नी के ऊपर होता है वो थाई एरिया होता है, और हमेशा थाई के मिड वाले एरिया में हम लोग देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, मिड थाई। क्वेश्चन नंबर 21 का सी, ना ही तो राइट डेल्टॉइड होगा, ना ही तो लेफ्ट, और ना ही बटक। बटक तो कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बटक को हम हमेशा क्या लिखते हैं, मेडिकल टर्म में यूज करते हैं। ओके, अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। The preferred route of administration in an unconscious patient, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की पेशेंट्स हमारा जगा हुआ नहीं है, वो अनकॉन्शियस है, तो उसको कौन से रूट से मेडिसिन देंगे? सबलिंगुअल, वो तो इनगल्फ करेगा नहीं, वो तो मतलब कि ओरली ले नहीं ना तो सबलिंगुअल वो ले सकता है जो कि टंग के नीचे देते हैं, ओरली वो तो खा नहीं सकता है, नेजल से हम लोग देंगे तो वो ब्रीथ नहीं कर सकता क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। तो हमेशा आईवी के थ्रू हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट में देते हैं। तो हमारा 22 का आंसर क्या होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 23। तो 23 में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स व्हेन गिविंग अ पेशेंट IM, when giving a patient IM pre-operative medication, practical nurse must remember to inject into site no more than, इसमें यह पूछा गया स्टूडेंट्स कि जब एक पेशेंट में हम लोग IM प्री ऑपरेटिव में हम लोग मेडिकेशन देते हैं तो एक प्रैक्टिकल नर्स को मतलब कि किस साइट पे हमें कितना मतलब कि इंजेक्शन जो होता है इंजेक्ट करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि हमेशा 2 ml इंजेक्ट करना होता है। कितना 2 ml। इट मींस 23 का आंसर कितना होगा हमारा क्वेश्चन नंबर बी, मतलब कि जो कि हमारा क्या है 2 ml। ठीक है, ये हमारे वाइटल साइंस से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। रेस्पिरेशन रेट ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज, ये तो बहुत ही आम क्वेश्चन है, एक नर्सिंग स्टूडेंट को तो ये आना ही चाहिए, नहीं तो शर्म है कि आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा 15 to 20, जाहिर से आता है 5 to 10 नहीं होगा। देखिए कभी कभी आपके ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 15 to 20, ऐसे बहुत सारे बुक्स में 16 to 20 भी मेंशन्ड होता है, बट आपको रेशियो से करना होता है। 20 to 30 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमेशा 15 to 20 इज द करेक्ट आंसर, 24 का सी। Now move towards the other question, that is respiration of a healthy person is, ये अगेन सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई ग्लिच के कारण ये सेम क्वेश्चन हो गया होगा। इंक्रीज, ये दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड, हमेशा ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट को बढ़े हुए क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया बोलते हैं? नहीं, टैकीकार्डिया हार्ट रेट के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स। हमेशा
टैकीपीनिया, जब हमारा हार्ट साउंड जब हमारा मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, टैकीपीनिया। 25 का क्या होगा आंसर, सी। ये भी बहुत इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक था स्टूडेंट्स हमारा। कभी कभी एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि आपका एक तरह से मिक्स क्वेश्चन रहता है। अप्रॉक्स 12 क्वेश्चंस एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से कि 6 जो होता है आपका प्रोबेबली इजी होता है, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें वो अटेंड कर लेंगे, और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपका थोड़ा शार्प माइंड के लिए होता है, ताकि आप दिमाग चलाओ, और वो स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं उन क्वेश्चंस को भी जो मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने के एबल्ड होते हैं, उसको सॉल्व करने के एबल्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड, अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन एंड द आंसर इज गोना विल बी टैकीपीनिया। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट पूछे तो टैकीपीनिया, हार्ट रेट के बारे में पूछे तो टैकीकार्डिया। कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स आप लोग। यस, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 बीपीएम टर्म्ड एज, मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट अगर 10 ब्रीथ पर मिनट से कम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें मतलब कि स्लो है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रैडीपीनिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रैडीपीनिया। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। कभी कभी क्वेश्चन आपका घुमा के पूछता है स्टूडेंट्स, लेकिन आंसर हमेशा सेम होता है। जाहिर सी बात है, स्लो को क्या बोलेंगे, ब्रैडीपीनिया, फास्ट को क्या बोलेंगे, टैकीपीनिया। ठीक है, increased depth of breathing, increased depth of breathing with normal respiratory, मतलब कि जो ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग पैटर्न, मतलब जो सांस लेने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो इंडिविजुअल या क्लाइंट या पर्सन है, पेशेंट है, उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा स्टूडेंट, सेम रहेगा। उसको हम लोग कौन सा टर्म में कंसिडर करते हैं, हाइपरपीनिया। क्या होगा, हाइपरपीनिया, मतलब कि वो बहुत ज्यादा जोर से सांस ले रहा है, सांस मतलब कि जो मतलब कि उसका डेप्थ है, सांस लेने का जो डेप्थ है उसका वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, when the patient has less discomfort in breathing while standing is called, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो पेशेंट जिसको कम से कम डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मतलब कि ब्रीदिंग में उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, while standing is called हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑर्थोपीनिया। तो 28 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा, डी। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, डिस्निया, एस्ट्रेटोटस, और एक क्या होगा, ऑर्थोपीनिया। ठीक है, 30 में पूछा गया है, डैश इज अ टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, पर्सनल हिस्ट्री, प्रेजेंट इलनेस, प्लानिंग, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो आंसर विल बी द सी। क्या होगा, 30 का सी। कौन सा है, प्लानिंग। हमारा क्या हो जाएगा, नर्सिंग प्रोसेस का टूल प्लानिंग। तो हम लोग लिख सकते हैं 30 का सी। ये हमारा यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा नर्सिंग प्रोसेस वाले चैप्टर से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, जिसमें कि अगेन देख सकते हैं आप, द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड वुड बी, क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, परफॉर्म एक्टिव। ये बोल रहा है कि नर्सिंग केयर प्लान का जो सबसे मेन मतलब कि एम है बेड साइड पे, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी क्या करे, मूव कर सके, उसको क्या हो सकता है, तो हम लोग क्यों करते हैं, परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस डेली, प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस एंड एक्टिविटीज। तो इसमें से ये दोनों आंसर हमारा आंसर होगा, इट मींस द आंसर इज द सी। 31 का क्या हो जाएगा हमारा, सी। इसमें पूछा गया द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, द पहला स्टेप क्या है, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स हमारा असेसमेंट है, ADPIE, आपको इस फॉर्म में मैंने याद करवाया था, फॉर्म द एक्रोनिम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा about the client in which the nurse focuses holistically on the client physical, psychological, emotional, socio-cultural and spiritual aspect। मतलब कि
सारे डायमेंशन के तौर से किस पे मतलब कि हमारा जो होगा आंसर होगा कौन सा स्टेप में, तो वो हम लोग किस में देखते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा असेसमेंट में देखते हैं। तो आंसर कितना क्या होगा 33 का ए, असेसमेंट इज द आंसर। अगेन ये सेम क्वेश्चन है, बस ऊपर वाले में हम लोग से घुमा के पूछा गया था, और ये हमारा लिस्टेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ अ पेशेंट डेटा टू आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड्स। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डेटा टू आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड्स, मतलब कि ह्यूमन नीड्स अनमेट हो, तो इसका आंसर क्या होगा, अगेन नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द आइडियल एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ अ निडल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन में किस एंगल पे हम लोग इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं, इंजेक्शन को हम लोग लगाते हैं मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो इंट्राडर्मल मतलब कि हमारे स्किन के ऊपर हमेशा क्या करते हैं, एंटीबायोटिक टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हमेशा 15 डिग्री पे, मतलब कि आपका जो मतलब बॉडी का ऑब्जेक्ट है और आपका जो इंजेक्शन वो हमेशा फ्लैट रहना चाहिए। जैसे हमारा बॉडी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा साइट है इंजेक्शन का, यहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगाने को कहा गया, यहाँ पे इंजेक्शन लगाना है, तो हमेशा आपका जो मतलब बॉडी साइट है और जो इंजेक्शन है वो हमेशा फ्लैट रहना चाहिए, और बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसको उठाना है टिल्ट करके, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं, दैट इज द 15 डिग्री। तो इसके आंसर में क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा 15 डिग्री इज फॉर द इंट्राडर्मल इंजेक्शन, एंड द 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है हमारा ए, जिसमें ऑप्शन दिया था 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। The nurse should hold the syringe almost flat against the patient skin at about 15 degree angle with the bevel up। bevel ये है स्टूडेंट्स हमारा जो इंजेक्शन का ये वाला पार्ट होता है, दिस इज नोन एज बेवल। ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, इंजेक्शन का हमारा ये बेवल होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये इंजेक्शन का जो ये वाला पार्ट होता है जो स्लाइटली क्या होता है, टिल्ट होता है, इसी को जो होल होता है जिसमें से मेडिसिन निकलता है, इसी को क्या बोला गया है, बेवल। ठीक है, इसी को बोला गया है बेवल। तो ये क्या होता है 15 डिग्री के एंगल पे, तो उसका आंसर जाहिर सी बात है 15 डिग्री पे हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द नर्स शुड इंसर्शन निडल इनटू मसल्स एट द एंगल ऑफ इंट्रामस्कुलर, उसमें इंट्राडर्मल पूछा गया था, तो इंट्राडर्मल में हमेशा 15 डिग्री पे करते हैं, और ये क्या है हमारा इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब कि मसल्स में आपको देना है, तो उसका आंसर क्या हुआ हमारा स्टूडेंट्स, मसल्स में देना है, नीडल इनटू द मसल एट द एंगल ऑफ, तो इसका आंसर हमारा 90 डिग्री होगा। इंट्रामस्कुलर जो होता है 90 डिफरेंस है, इंट्राडर्मल, डर्मल का मतलब डर्मिस, स्किन के लेयर, जब स्किन के लेयर में देना होगा तो हम लोग 15 डिग्री के एंगल पे देंगे, और वही जब इंट्रामस्कुलर, क्या है यहाँ पे मस्कुलर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, मस्कुलर लिखा हुआ है, तो हमेशा हम लोग 90 डिग्री पे देंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया स्टूडेंट्स which gauge diameter of the needle is used for intradermal injection। again this is intradermal, यानी कि हमारे स्किन के लेयर में, तो कौन सा गाउज का निडल यूज करेंगे 26, इसमें 40 का आंसर हमारा कितना होगा 26। मैंने आपको गॉज ही बताया ना स्टूडेंट्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है डी। अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से एक या दो क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, तो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को थॉरली पढ़ के ही जाओ एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू लेयर्स ऑफ द स्किन into the alveolar tissue, this is known as, इससे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि जब एक दवा हमारे स्किन के लेयर से होके एडियोलर टिश्यू में जाते हैं तब उसको क्या बोला गया, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया, इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्राआर्टेरियल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रा। देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, स्किन के लेयर से होकर के हमारे टिश्यू में जाएगा, स्किन के लेयर से। आप सोचो जब स्किन के लेयर में जा रहा था तब क्या था, वो
इंट्राडर्मल। तो अगर सिर्फ स्किन बोलता, अगर हमारा क्वेश्चन सिर्फ स्किन तक होता, एरियोलर टिश्यू अगर हमारे क्वेश्चंस में नहीं होता तो इसका आंसर इंट्राडर्मल ही होता। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, एरियोलर टिश्यू। क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, एरियोलर टिश्यू पूछ रहा है। इट मींस कि हमारे किसमें, मतलब कि लेयर को क्रॉस, हमारे स्किन के लेयर को क्रॉस करके हमारे किसमें, मसल्स और टिश्यूज में जा रहे हैं। इट मींस द आंसर विल बी सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका आंसर हमारा क्या होगा, सब 41 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सी, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। उस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। What is the other name for vital signs? जाहिर सी बात, it is a very easy question। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइंस, फिजिकल साइंस, क्लिनिकल साइंस, बॉडी साइंस। तो कार्डिनल साइंस हमेशा बोलते हैं क्योंकि जो वाइटल साइंस होता है वो हमारा बेस लाइन डेटा होता है, ठीक है। द फिफ्थ वाइटल साइन इज, पहला क्या है, हमेशा इसको हम लोग एक एक्रोनिम में याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, TPR BP। तो 1 2 3 4, ये पांचवा पूछ रहा है। पेन हालांकि रिसेंटली ऐड हुआ है, तो पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। 43 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, हमारा बी। देखिए इसमें एवीजी एनालिसिस, SaO2, मीन आर्टेरियल प्रेशर भी बोल रहा है, बट आंसर इज द पेन। ओके, इससे फिर से यही पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि ऐसा कौन सा है जिसको फिफ्थ वाइटल साइन बोला गया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो अगेन द आंसर इज गोना विल बी, हमारा क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू पेन। अगेन दिस इज द पेन होगा यहाँ पे। 45, अब पेशेंट, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड है, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अ पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। व्हेन असेसिंग पेशेंट वाइटल साइंस, व्हिच पोजीशंस शुड अ पेशेंट बी पुट आइडियली इफ नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर देयर। अगर किसी भी तरह का बॉडी में दिक्कत नहीं है तो हम लोग किस पोजीशन में वाइटल साइन को असेस करते हैं, हमेशा क्या, बेड पे, नहीं तो चेयर पे सीधा बिठाकर वाइटल साइंस को असेस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिटिंग अपराइट ऑन अ चेयर और बेड। तो 45 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। इसमें लिखेंगे 45 का ए। और क्या बोल रहा है, लाइंग फ्लैट ऑन द बैक विथ नीज, ऑफ कोर्स उसमें नहीं लेंगे। लाइंग फ्लैट, तो हमेशा मैंने बताई थी ना एलिमिनेशन में, सबसे पहले 2 को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, फिर 2 में हम लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो 2 में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो अनदर क्वेश्चन इज आवर 46, the nurse identifies that which of the following sets of vital signs is within the normal range for an adult। अडल्ट के लिए जो नॉर्मल रेंज है, तो जाहिर सी बात है 130/90 ये नॉर्मल नहीं है, 80/50 ये भी लो है, 110/80 ये भी मतलब कि अप्रॉक्स नहीं है। तो जो नॉर्मल रेंज होता है वो हमारा क्या है, पल्स कितना है 68, रेस्पिरेशन कितना है 16 और बीपी 120/60। तो 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 46 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 46 का डी, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हमारा होगा क्या, डी। इसमें से मैंने 4 ऑप्शन देखा, 4 ऑप्शन देख चुके हैं, उसमें हम लोग आंसर सेलेक्ट किए हैं डी। At which level temperature in centigrade and Fahrenheit scale become equal। इसमें पूछा गया है कि कौन से टेम्परेचर पे, कौन से तापमान पे सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का जो मतलब स्केल होता है इक्वल हो जाता है, एक हो जाता है। स्टूडेंट्स मैंने हमेशा बताया था -40। तो 47 का आंसर क्या है हमारा, सी। 73 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, +40 भी नहीं होगा, हमेशा माइनस। +40 तो खैर किसी कंसिडरेशन में नहीं होगा, सी इज द आंसर। इससे पूछा गया स्टूडेंट्स, द रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन विच बॉडी सेल्स वर्क इफिशिएंटली। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें कि हमारे बॉडी सेल्स अच्छे से वर्क करते हैं, इफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो हमारा ए में क्या है, 34 से 41 डिग्री सेल्सियस, 94। तो अगेन दिस इज द आंसर वेयर आवर बॉडी, आवर सेल्स वर्क इफिशिएंटली इन आवर बॉडी, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, ए।
ठीक है। 0 to ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ये तीनों ही ज्यादा टेम्परेचर है, हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, इस प्रोसेस में स्वेटिंग वगैरह ज्यादा हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे कौन होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है? दिस इज द मर्करी। मैंने पढ़ाया था ना बीपी एपेरेटस में, मर्करी जो होता है हमारी इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस होता है, हार्मफुल होता है, और मर्करी ही होता है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो 49 का आंसर क्या होगा हमारा स्टूडेंट? ए हो जाएगा। Which is the following is not a parameter for Glasgow coma scale? Again, this is here the question comes from the GCS. जो हम लोगों ने ग्लासगो कोमा स्केल पढ़ा था उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें क्या आई ओपनिंग, पुपिलरी रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर। तो आई, वर्बल, मोटर ये तीनों हमारे ग्लासगो कोमा के क्या है, स्केल है, लेकिन पिपुलरी रिस्पॉन्स हमारा आई ओपनिंग में ही आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पिपुलरी है जो हमारा आंसर नहीं हो। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट, मतलब कि कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। ग्लासगो कोमा इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स? किस से हमारा ग्लासगो कोमा स्केल बना है, ठीक है। तो इसमें आई ओपनिंग, लिम्ब पावर तो पहले ही कट हो जाएगा 1, आई ओपनिंग, मोटर रिस्पॉन्स, वर्बल। तो हमेशा आई, मोटर और वर्बल ही हमारा आंसर है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। देख लीजिए स्टूडेंट्स, आई ओपनिंग, वर्बल, प्यूपिल भी आई ओपनिंग में आएगा, आई ओपनिंग लिम्ब है तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। उसके बाद पूछा गया मिनिमल स्कोर पॉसिबल ऑन जीसीएस, मतलब कि जीसीएस में सबसे कम जो हमारा स्कोर होता है कौन सा होता है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 1 to 5। तो 3 जो होता है मिनिमल होता है, और 15 जो होता है वो हमारा फुल्ली अलर्ट होता है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा? 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे 52 का सी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हमारा सी है, देख लीजिए आप लोग, मिनिमल स्कोर पॉसिबल ऑन जीसीएस। इसमें पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंदा इज, तो नंदा का फुल फॉर्म क्या है आप लोग बता सकते हैं? आप लोगों को बताया है मैंने बहुत बार, जब हम लोग नर्सिंग प्रोसेस पढ़े थे, ये क्वेश्चन उस चैप्टर से है, हालांकि ये शॉर्ट लिस्टेड वहां पे था बट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे है इंटरनेशनल नर्सिंग डायग्नोसिस, ये तो पूरा नहीं है। नंदा जाहिर सी बात है 2 है। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, तो दिस इज द आंसर होगा नंदा का 53 का सी, ठीक है। अच्छा, नंदा को हम लोग किससे अभी मतलब कि चेंज किए रिसेंटली? इनका से, ठीक है, आई एन नंदा, तो फिर आई एन के ए, ये हमारा चेंज हुआ है नंदा से, ठीक है। द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट शुड इंक्लूड, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड? मैंने आपको पढ़ाया था ना स्टूडेंट्स, PES फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स। तो यही हमारा आंसर है डायग्नोस्टिक में। आपको डायग्नोसिस वाले चैप्टर में मैंने PES बताया था, जिसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या है हमारा? डी। इसमें क्या है? इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, मेडिकेशन। ये तो ऐसे ही नहीं है, इसमें भी मेडिकेशन, इसमें भी प्रिस्क्रिप्शन है। तो ये तीनों आंसर हमारा नहीं होगा। हमेशा एलिमिनेशन मेथड से उसको क्या करेंगे, पहले एलिमिनेट करेंगे, रिमूव आउट करेंगे, और हम लोग फिर आंसर को डिटेक्ट करेंगे। 55. The name of the nursing diagnosis is linked to the etiology with the phrase, मतलब कि etiology से, किस वजह से? तो इसका क्या आंसर होगा? Related to। 55 का क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स? बी, ठीक है। 55 का आंसर बी है, related to। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन अगेन कम्स फ्रॉम द डायग्नोसिस प्रोसेस वाला जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, उस चैप्टर से। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ 3-part diagnostic statement such as problem, etiology, sign and symptoms, PES format is, ये क्या करता है स्टूडेंट्स? हमेशा क्या बताता है? इट डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। नहीं, ये हमेशा क्या करता है? हमारे हेल्थ केयर को बढ़ाता है, कभी भी कम नहीं करता है स्टूडेंट्स।
ये हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अच्छा, इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन, नहीं कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, इट हेल्प्स द नर्सेज इन डेलीगेटिंग नो स्टूडेंट्स, इट स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट डेटा, एग्जैक्टली क्लाइंट के डेटा को कलेक्ट करने में ये स्टैंडर्डाइज करता है, ये ऐसा फॉर्मेट है जिससे कि हम लोग इजिली डेटा को कलेक्ट करते हैं। मॉडर्न नर्सिंग ओरिजिनेटेड इन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ की रहने वाली थी स्टूडेंट्स, उनका बर्थ कहाँ हुआ था, जाहिर सी बात है इटली, तो कहाँ ओरिजिनेट हुआ होगा, ऑफ कोर्स इटली में, तो 57 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। देख सकते हैं जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, ठीक है, तो इटली आंसर होगा इसका। एंड द लास्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज, अगेन द आंसर इज गोना बी Florence Nightingale, the lady with the lamp, which is Florence Nightingale। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा 58 का बी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स जिनको मैंने सॉल्व आउट किया है, और आई होप कि आप इससे आपको बहुत हेल्प मिला होगा। क्वेश्चंस का मतलब कि आपको एबिलिटी पता चला होगा कि हाँ कौन से क्वेश्चंस को हम लोग डील आउट कर सकते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको मतलब कि हम लोग को सॉल्व आउट करना चाहिए, देखना चाहिए। हेल्थ चैप्टर भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, और भी ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि बीएमआई के कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, फिर ड्रग कैलकुलेशन है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ये सब जिसको आप लोग देख सकते हैं एक बार, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेटर आपको एक प्रोडक्टिव टॉपिक मिल जाए। इन सभी टॉपिक्स को आप एक बार थॉरली देख लेना। आई होप स्टूडेंट्स इट विल रियली हेल्प यू फॉर योर एग्जामिनेशन जो कि आपका आने वाला है। आई होप आपका इससे बेटर प्रैक्टिस हुआ होगा, एक तरह का मॉक टेस्ट मैंने आप लोग का प्रैक्टिस करवा दिया है। आई होप यू विल लाइक माई क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास स्टूडेंट्स।